अमरवेल 10 AM। उमर ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश किया। उसने कल रात को बाल कटवाए थे। पुलिस फोर्स में आने से पहले तक वो साल में कई बार हेयर स्टाइल तब्दील करने का शौकीन था। 10 साल पहले सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद अगरचा ये शौक कुछ कम हो गया था, मगर ख़त्म नहीं हुआ। सिविल सर्विस में वो जिस हद तक हेयर कट के बारे में आज़ाद रवि का मुजाहरा कर सकता था उसने किया, मगर पुलिस सर्विस में आकर ये शौक यकदम ख़त्म हो गया। वो पिछले कई सालों से मामूली सी तब्दीलियों के साथ कर्व कट को ही अपनाए हुए था। कल रात भी उसने बालों को उसी अंदाज में तरछुआया था। 2-4 बाल ब्रश करने के बाद उसने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और परफ्यूम उठाकर अपने ऊपर स्प्रे करने लगा। स्प्रे करते हुए अपनी गर्दन पर नजर आने वाले चंद सुर्ख निशानात ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए उसने गर्दन ऊपर करके अपने कॉलर को कुछ खोलते हुए इन निशानात को देखा। कल शाम को गोल्फ खेलते हुए उसे इस जगह पर अचानक जलन और खारिश हुई थी। यकीनन किसी कीड़े ने उसे काटा था। रात की निस्बत वो अब कुछ मातूम होने लगे थे। उसने कुछ मुतमईन होते हुए अपने कॉलर को एक बार फिर दुरुस्त किया, फिर पलटकर अपने बेड की तरफ आ गया और बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई रिस्ट वॉच उठाकर अपनी कलाई पर बांधने लगा। रिस्ट वॉच बांधने के बाद उसने बेड साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर उठाया। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसने इन चीज़ों को टेबल पर रखा और स्टैंड पर लटकी कैप उतारकर पहनने लगा। कैप पहनकर उसने एक आखिरी नज़र आईने में अपने ऊपर डाली। फिर मुतमईन होते हुए उसने एक बार फिर अपने मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर को उठाया लिया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो वापस साइड टेबल की तरफ गया। इस बार उसने दराज खोलकर उसके अंदर मौजूद वॉलेट निकाला और उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसके बाद उसकी नज़र इस किताब पर पड़ी जिसे वो रात को सोने से पहले पढ़ रहा था। किताब को उसने औंधा करके खुली हालत में बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसे हैरत हुई। वो आमतौर पर किताबें कभी भी इस तरह नहीं रखता था। फिर उसे याद आया, रात को वो ये किताब पढ़ रहा था जब जोटत की कॉल आई थी। उसने फ़ोन पर उससे बात करते करते कुछ बेध्यानी के आलम में किताब को बुकमार्क रखकर बंद करने के बजाय इस तरह साइड टेबल पर रख दिया। वो जोटत से बात ख़त्म करने के बाद दोबारा इस किताब को पढ़ना चाह रहा था, मगर जोटत से उसकी बात बहुत लंबी हो गई और उसने जिस वक्त फ़ोन बंद किया इस वक्त उमर को नींद आने लगी थी। वो किताब की तरफ मुतवज्जे हुए बगैर ही सो गया था। उसने किताब उठाई और साइड टेबल पर रखा हुआ बुकमार्क उठाकर उसके अंदर रखा, फिर उसे बंद कर दिया। किताब को वापस साइड टेबल पर रखने के बजाय वो किताबों की उस शेल्फ की तरफ बढ़ गया। उसने किताब को उस शेल्फ में रख दिया। अगले कुछ दिन उसे इतने काम करने थे कि उसे तवक्को नहीं थी कि वो इस किताब को पढ़ने के लिए अब वक्त निकाल सकेगा। कुछ दिनों तक अपने काम निपटाने के बाद उसे अपना सामान पैक करवाना था और फिर उसे लाहौर भिजवा देना था और उसके बाद उसे लाहौर से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाना था। इस किताब को वो अब शायद अमेरिका जाकर ही पढ़ने की फुर्सत निकाल पाता, वो भी इस सूरत में अगर वो उसके जहन में रहती और वो उसे अमेरिका साथ ले जाता, वरना अगले कुछ सालों तक वो किताबें ग्रैनी की नेक्सी में ही पड़ी रहनी थी। वो अमेरिका जाने से पहले अपने सामान को एक बार फिर वहीं रखवाना चाहता था। वो सोच रहा था कि उसे जोटस को रात को अपनी अमेरिका वापसी के बारे में बता दिया था। वो भी इख्तियार चिल्लाई थी, तो बिलाखिर तुम वापस आ रहे हो? हाँ बिलाखिर। उमर उसके जोशो खरोश पर मुस्कुराया। कब तक रहोगे यहाँ? इस महीने के आखिर तक। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसे रात को जोटस से होने वाली अपनी गुफ्तगू याद आने लगी। 9:20। उसे अपने कमरे से नमदार होते देखकर मुलाजिम तेजी से उसके कमरे की तरफ चला आया। उमर के पास आकर उसने मुअद्दब अंदाज में उसे सलाम किया। उमर ने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए उसके सलाम का जवाब दिया और फिर सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जबकि मुलाजिम कनकी अंदाज में उसके बेडरूम की तरफ चला गया। ये रोज़ाना का मामूल था। उमर को अपने कमरे से बाहर आता देखते ही मुलाजिम उसके बेडरूम में चला जाता और फिर वहाँ पड़ा हुआ उमर का ब्रीफकेस और स्टिक उठाकर उसकी गाड़ी में जाकर रखा था। उमर आमतौर पर 9 बजे तक घर से निकल जाता था, मगर आज वो कदरे लेट था। डाइनिंग टेबल के पास खड़े
दूसरे मुलाजिम ने भी उसे देखकर सलाम किया और फिर उसके लिए कुर्सी खींचने लगा। नाश्ता पहले ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। उमर ने अपने हाथ में पकड़ी चीज़ें टेबल पर रखीं और फिर कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी कैप भी उतार कर टेबल पर रख दी। मुलाजिम जान चुका था वो आज नाश्ता करने में कुछ वक्त लगाएगा। आमतौर पर वो जब भी कैप नहीं उतारता था वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइस चाय के एक कप के साथ खाता और 5 मिनट के अंदर नाश्ते की टेबल से उठ जाता। और जब वो अपनी कैप उतार देता इस दिन वो नाश्ते में किसी न किसी चीज़ की फरमाइश ज़रूर करता और अक्सर 15-20 मिनट लगा लेता। सर, ऑफिस से फ़ोन आया है। मुलाजिम ने उसके लिए चाय उंडेलते हुए उसे इतला देना ज़रूरी समझा। किस लिए? उमर ने भवें उचकाते हुए पूछा। आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि आप आज कुछ देर से आएंगे। मुलाजिम ने कहा। कोई इमरजेंसी तो नहीं थी? नहीं सर, वो ऐसे ही रूटीन में आपके बारे में पूछ रहे थे। उमर ने चाय का कप उठाते हुए सर हिलाया। आज ऑमलेट बनवाओ। फ्राइड एग नहीं लूँगा। उमर ने टेबल पर एक नज़र डालते हुए कहा। जी सर। मुलाजिम मुस्तैदी से डाइनिंग रूम से निकल गया। उमर इस वक्त चाय का दूसरा कप पी रहा था जब मुलाजिम ऑमलेट की प्लेट लिए डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। शक्ल तो खासी अच्छी लग रही है गफूर। उमर ने प्लेट में मौजूद मशरूम वाले ऑमलेट पर एक नज़र डालते हुए मुस्कुरा कर कहा। इंशाल्लाह आपको जायका भी अच्छा लगेगा सर। मुलाजिम ने उसके तबसरे के जवाब में कहा और स्लाइस वाली प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। नहीं, स्लाइस नहीं लूँगा, सिर्फ ऑमलेट ही खाऊंगा। उमर ने उसे रोक दिया। वो अब छुरी कांटे की मदद से ऑमलेट के टुकड़े करने में मसरूफ़ था। रात को केक कस्टर्ड अच्छा बना था, अगर है तो ले आओ। उसने मज़ीद हदायत दी। जी सर। मुलाजिम एक बार फिर वहाँ से चला गया। जब वो प्याला लेकर वहाँ आया तो उमर ऑमलेट खाने में मसरूफ़ था। ये वाकई जायके में भी अच्छा है गफूर। तुम्हारे खाने दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं। उन्होंने उसे देखकर कुछ बेतकल्फ़ी से कहा। गफूर का चेहरा अपनी तारीफ पर चमकने लगा था। उमर तारीफ में कभी कंजूसी नहीं करता था। उसने अब तक जितने ऑफिसर्स के लिए काम किया था उसमें इसे सबसे ज़्यादा उमर जहांगीर ही पसंद आया था। वो अगरचा दूसरे ऑफिसर की तरह ही रिजर्व रहता था मगर वो तारीफ़ करते हुए कोई तकल्लुफ़ नहीं बरतता था। वो वैसे भी खासे खुले दिल और जेब का मालिक था। अक्सर औक़ात उसे और दूसरे मुलाजमीन को कुछ न कुछ देता रहता था। मुलाजमीन की छोटी मोटी सिफारिशें भी मान लेता था। ये सब चीज़ें बहुत से दूसरे ऑफिसर्स में भी थीं मगर गफूर को वो इसलिए पसंद था क्योंकि वो गुस्से में भी उनकी तजलील करने का आदी नहीं था। वो गलती करने पर झटकने में तामुल नहीं करता था मगर ये डांट डपट ऐसी नहीं होती थी कि उन लोगों को तजलील का एहसास होता। सर, रात के लिए क्या बनाऊँ? गफूर ने उससे पूछा। जो चाहे बना लो, अब तो चंद दिन मेहमान हैं तुम्हारे, तुम जो चाहो खिलाओ। मगर रात को तो शायद मैं खाने पर ना आ सकूं। बहुत देर से आऊँगा और खाना खा मगर ऐन मुमकिन है आ ही ना सकूं। मुझे कहीं इधर उधर जाना पड़े। उमर ने वॉश बेसिन की तरफ जाते हुए कहा। कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी खाना बना लूँगा। हो सकता है आप आ ही जाएं। गफूर ने उसके पीछे लपकते हुए कहा। वो अब वॉश बेसिन में कुली कर रहा था। गफूर की बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय वो खामोश रहा। गफूर अब टॉवल स्टैंड से टॉवल उतारकर उसे दे रहा था। उमर हाथ खुश करने के बाद दोबारा टेबल की तरफ चला गया और कैप उठाकर पहनने लगा। गफूर ने मुस्तैदी से मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर टेबल से उठाकर उमर की तरफ बढ़ा दिया। उमर इन चीज़ों को हाथ में लेते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गफूर इससे पहले दरवाजे में पहुंच चुका था। दरवाजे के पास मौजूद कदम आईने के पास पहुंचकर उमर एक बार फिर रुका और उसने अपनी कैप पर नज़र डाली। फिर मुतमईन होकर उसने दरवाजे से बाहर कदम रख दिया जैसे गफूर अब खुल चुका था। खुदा हाफिज़ सर। उमर ने अपने पुश्त पर रोज़ की तरह गफूर की आवाज़ सुनी। 9:30 AM। गाड़ी के पास खड़े गार्ड्स ने उमर को देखकर सल्यूट किया। ड्राइवर अब तक फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल चुका था। उमर ने अपने हाथ में पकड़ी चीज़ें डैशबोर्ड पर रखीं और खुद अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने उसके अंदर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों गार्ड्स भी जेब की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। दूर गेट पर मौजूद गार्ड अब गेट खोल रहे थे। वो उमर को बाहर निकलते और गाड़ी में बैठते देख चुका था। ड्राइवर अब अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। गेट पर मौजूद गार्ड्स बहुत मुस्तैदी के आलम में खड़े थे। उमर की गाड़ी पास से गुजरने पर उन्होंने उमर को सल्यूट किया। उमर ने ग्लव्स कंपार्टमेंट खोलकर
अंदर मौजूद अपने सन ग्लासेस निकाले और उन्हें आंखों पर चढ़ा लिया। गेट के बाहर मौजूद पुलिस की एक और मोबाइल ने उमर की गाड़ी के बाहर आने के बाद उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। वो उमर की गाड़ी को स्कोर कर रही थी। सड़क पर इस वक्त खासी ट्रैफिक थी। उमर ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली। वो जानता था 10 मिनट के अंदर वो अपने ऑफिस में होगा। उसके घर से उसके ऑफिस का फासला सिर्फ 10 मिनट का था। वो तनकीदी नज़रों से सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को देखता रहा। अक्सर गाड़ियों के ड्राइवर उसके लिए रास्ते छोड़ रहे थे। उसे सड़क पर बजते हुए हॉर्न की आवाज़ से बेहद कोफ्त होती थी और इस वक्त सड़क पर बेतहाशा हॉर्न बज रहे थे। उसकी अपनी गाड़ी का ड्राइवर चाहते हुए भी हॉर्न नहीं बजा रहा था। उमर जहांगीर की मौजूदगी में कम से कम वो ये जुर्रत नहीं कर सकता था। उसे आज भी अपनी अच्छी तरह याद था जब तकरीबन 2 साल पहले उमर ने वहाँ ज्वाइनिंग ली थी। उसके साथ पहले ही सफ़र में उसने हस्बे आदत सड़क पर आते ही हॉर्न दिया था। उमर ने उसे घूर कर देखा था। दोबारा हॉर्न मत देना, कम से कम जब तक मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ये भूल जाना कि गाड़ी में हॉर्न नाम की कोई चीज़ है। या तो गाड़ी इतनी तेज़ और अच्छी चलाओ कि हर तरह की ट्रैफिक से निकल जाओ, या फिर इंतज़ार करो। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग खुद ही कुछ देर में रास्ता साफ कर देंगे, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो इंतज़ार करो, कभी ना कभी तो रास्ता मिलेगा। मगर ये हॉर्न दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें और हॉर्न दोनों को गाड़ी से निकाल कर फेंक दूंगा। ड्राइवर ने उसके बाद वाकई कभी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया था। पता नहीं क्यों उसे ये यकीन था कि उमर वाकई ऐसा ही करेगा। वो दूसरी बार उसे वार्निंग नहीं देगा। अपने ऑफिस के रास्ते में आने वाले वाहिद चौक पर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल ने उमर की गाड़ी पास से गुजरने पर उसे सल्यूट किया। जब्बार, आज मेरी कार को सर्विस के लिए ले जाना। उमर ने अचानक ड्राइवर को मुखातिब किया। वो अपनी ज़ाती गाड़ी की बात कर रहा था। ठीक है सर, किस वक्त? ड्राइवर ने मुस्तैदी से कहा। मैं कचहरी में जब 1-2 घंटे के लिए जाऊंगा, उस वक्त तुम गाड़ी ले जाना, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों में तुम्हें वापस होना चाहिए। अगर गाड़ी का कोई लंबा चौड़ा काम निकल आया तो फिर तुम उसे वहीं छोड़ देना और ख़ुद आ जाना, क्योंकि आज मुझे खासी जगहों पर जाना है। उमर ने उसे मज़ीद हिदायत देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं 2 घंटों से पहले ही वापस आ जाऊंगा। दर्जी से मेरे कपड़े ले आए? उमर को अचानक याद आया। उसने चंद दिन पहले 2 शलवार कमीज सिलवाने के लिए भिजवाए थे। यस सर, वो तो मैं कल शाम को ही ले आया था। अभी गाड़ी में ही पीछे पड़े हैं। मुझे याद नहीं रहा घर में देना। मैं कुछ इमरजेंसी में कल शाम को जल्दी चला गया था। ड्राइवर ने कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। हाँ, कैसी है तुम्हारी बीवी अब? उमर को उसकी इमरजेंसी की बात सुनकर याद आया। अब तो बेहतर है सर, हड्डी बच गई, मगर चोट खासी आई है। मुझे तो कल बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी उसके लिए। हॉस्पिटल में है? नहीं सर, घर ले आया था मैं रात को। हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये कौन सी बीवी है, पहली या दूसरी? उमर जानता था जब्बार की 2 बीवियाँ थीं। दूसरी शादी उसने 6 माह पहले ही की थी। सर, दूसरी वाली, जब्बार ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा था। ये दूसरी बीवी ही हो सकती है जिसके लिए तुम इस तरह भागे भागे जा सकते थे। उमर ने तबसरा किया। बैकव्यू मिरर में उसने पीछे बैठे हुए गार्ड्स को आपस में मानी खेज मुस्कुराहटों का तबादला करते देखा। जब्बार उमर की बात पर कुछ झेम किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर जी, मैं तो पहली का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। जब्बार ने उमर के तबसरे के जवाब में कहा। ये काबिले यकीन बात तो नहीं है, मगर चलो यकीन कर लेता हूँ, उमर ने कदरे शगुफ्तगी से कहा। वो अब एक बार फिर सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। गाड़ी अब उसके ऑफिस के करीब हो गई थी। चंद मिनटों के बाद गाड़ी उसके दफ्तर के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। ऑफिस के अंदर और बाहर उसके अमले में रूटीन की हलचल नजर आने लगी थी। 9:40 AM। उमर ऑफिस में पहुंचकर मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गया था। उसका पीए उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ खड़ा था। सर, डीसी साहब की कॉल आई थी आपके आने से चंद मिनट पहले। उन्होंने कहा है कि आप ऑफिस आएँ तो उनसे बात करवाऊँ। कोई इमरजेंसी है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कोई इमरजेंसी नहीं है। वो शायद किसी मामले में आपसे बात करना चाहते होंगे। मैंने उनके पीए से इस बारे में पूछा था, मगर खुद उसे भी कोई अंदाज़ा नहीं था। मगर उसने ये ज़रूर बताया कि कोई इमरजेंसी नहीं है। पीए तो अपनी राय जाहिर कर रहा था। कोई और कॉल आई? नो सर, बस एक ही कॉल आई थी। मैं उनसे कुछ देर बाद बात करूंगा। तुम फिलहाल डिक्टेशन के लिए बैठ जाओ, उमर ने उससे कहा। यस सर। पीए मुस्तैदी से बैठ गया। वो इस
फाइल को देखते हुए उसे डिक्टेशन देने लगा। एक के बाद दूसरे उसने टेबल पर पड़ी हुई 2-3 और फाइल्स को भी देखा और उनके बारे में भी उसे डिक्टेशन दी। वो साथ साथ कुछ और फाइल्स पर नोट लिखने में भी मसरूफ़ था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आखिरी डिक्टेशन देकर एक गहरी सांस लेता हुआ खामोश हो गया। ये बस अब मेरी आखिरी डिक्टेशन है। कल मैं शायद ऑफिस ना आऊँ और अगर आया भी तो ज़्यादा देर के लिए नहीं आऊँगा, उमर ने उससे कहा। मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक सऊद हमदानी यहाँ पहुँच ही जाएंगे। अभी अपने कुछ काम निपटा रहे हैं, वरना शायद अब तक पहुँच गए होते। उसने आने वाले एसपी का नाम लिया। अब मैं मज़ीद कोई फाइल नहीं देखूँगा, सऊद हमदानी ही आकर देखेंगे। ख़ास तौर पर इन केसेस की फाइल्स उन्हें अच्छी तरह स्टडी करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। अब इन 2-3 दिनों में मेरे कुछ विजिट्स अरेंज कर दो, उमर ने कुछ जगहों के नाम लेते हुए कहा। पीए अपनी नोटबुक में नोट्स लेते हुए यस सर की तकरार करता रहा। 10:50 AM। मेज़ पर पड़ा फ़ोन अचानक बजने लगा। उमर ने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करते हुए रिसीवर उठा लिया। सर, डीसी साहब की कॉल है, ऑपरेटर ने उसे बताया। बात करवाओ, उमर ने सामने वॉल क्लॉक पर नज़र डालते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जाओ, उसने रिसीवर कान से लगाते हुए पीए से कहा। वो कमरे से निकल गया। चंद लम्हों के बाद उमर को रिसीवर में सैयद सुल्तान शाह की आवाज़ सुनाई थी। मैं अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आया हूँ, आपको कॉल करने ही वाला था, उमर ने रस्मी सलाम दुआ के बाद कदरे माजरत ख़्वाहाना अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, अब तो मैंने कर ली है, सैयद सुल्तान ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आज रात को क्या कर रहे हो? रात को कुछ खास नहीं, शायद फिर ऑफिस में ही होऊंगा या फिर कहीं पेट्रोलिंग पर। तो बस ठीक है, फिर तुम रात को खाना हमारे साथ खाओ, सैयद सुल्तान ने तय किया। तुम्हारी आंटी मुझे पहले ही कई दिन से कह रही हैं कि तुम्हें खाने पर इनवाइट करूं। आज तुम फिर हमारी तरफ आ जाओ, जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लो, सैयद सुल्तान ने बेतकल्फी से कहा। आई एम ऑनर्ड, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। सैयद सुल्तान जहांगीर माज के दोस्तों में से थे और चंद माह पहले ही उमर के शहर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। खैर, हुक्म वाली तो कोई बात नहीं है, हुक्म तुम्हारे बाप को देता हूँ, तुम बाप की तरह ढीठ नहीं हो, मैं जानता हूँ, वैसे ही आ जाओगे, सैयद सुल्तान ने बर्जिस्तगी से कहा। उमर उनके जुमले पर हंसा। मैं आपके इनविटेशन का पहले ही इंतज़ार कर रहा था, चाहता था कि जाने से पहले आंटी के हाथ का खाना एक बार खा लूँ, सैयद सुल्तान ने उसकी बात काटी। ये तुम्हारे अपने करतूत हैं जिनकी वजह से तुम 1-2 बार से ज़्यादा हमारी तरफ नहीं आए। अब तुम किस कदर फॉर्मल होकर अपनी हसरतों का इजहार कर रहे हो। जाने से पहले आंटी के हाथ का खाना एक बार खा लो, एक बार क्यों 10 बार खाओ। वो अब उसे अपने मशहूर ज़माना अंदाज में झड़क रहे थे। जी जी, मुझे पता है, मेरी अपनी कोताही है, उमर ने फ़ौरन कहा। कोई ख़ास डिश बनवानी हो तो बता दो, मैं तुम्हारी आंटी से कह दूँगा, सैयद सुल्तान ने ऑफ़र की। आंटी की हर डिश ख़ास होती है, मैं सब कुछ खुशी से खाऊँगा। ठीक है, फिर 8 बजे होना चाहिए तुम्हें हमारी तरफ, सैयद सुल्तान ने उसे हिदायत देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। 5:11 AM। उमर ने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और इस वक्त अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला था। सिगरेट की कश लगाते हुए वो इन मकामी अखबारात पर एक नज़र डालने लगा जो उसकी मेज़ पर पड़े थे। उसके अमले ने अहम या पुलिस से मुतल्लिक़ खबरों को हाईलाइट किया हुआ था, इस वजह से उसे तमाम अखबारात का तफसीली मुताला करना नहीं पड़ा था। वो बड़े कौमी अखबारात का मुताला ऑफिस में सुबह आते ही किया करता था, जबकि लोकल अखबारात की बारी दोपहर के करीब आती थी। इस वक्त भी इन अखबारात को देखते हुए उसे अपने बारे में चंद सुर्खियाँ नजर आईं। उसके पोस्ट आउट होने के हवाले से चंद खबरें लगाई गई थीं और फिर एक मकामी कॉलम नफीस ने उसकी पोस्टिंग के दौरान उसकी कारकर्दगी की सराहते हुए उसकी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे भी मिलाए थे। वो मुस्कुराते हुए कॉलम को पढ़ता रहा। वो कॉलम नफीस हर जाने वाले ऑफिसर की तारीफ में इस वक्त तक ज़मीन आसमान एक किए रखता था जब तक कि नया अफसर ना पहुंच जाए, और नए अफसर की आमद के साथ ही वो कॉलम नफीस पिछले अफसर की बुराइयों की तफसीलात और आने वाले के कसीदे इकट्ठे ही पढ़ना शुरू कर देता था। इस वक्त भी इस कॉलम को पढ़ते हुए उसे इस शख्स के झूठ और चापलूसी की इंतहा पर हैरानी हो रही थी। उसने वो काम भी उसके खाते में ही डालने की कोशिश की थी जो उसने वहाँ इस शहर में तो क्या किसी दूसरे शहर की पोस्टिंग में भी कभी नहीं किए थे। वो कॉलम नफीस कसीदा ख्वानी में कमाल महारत रखता था, या फिर वो कॉलम भी उसके अमले में से किसी की ख्वाहिश थी। साहब को जाते जाते खुश करने की एक कोशिश। वो कुछ महफूज होकर सिगरेट के कश सुलगाते हुए वो कॉलम पढ़ता रहा। कॉलम पढ़ने के बाद उसने दूसरी खबरों पर नज़र दौड़ाना शुरू कर दी। एक खबर
بار کی طرف سے اس کے اعزاز میں الوداعی دعوت کی تھی۔ ایک اور دعوت چیمبر آف کامرس کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ اسے وکیلوں اور کاروباری افراد سے جتنی چڑ تھی کسی اور سے نہیں تھی، مگر پولیس سروس میں اسے سب سے زیادہ سابقہ انہی دو طبقات سے پڑتا تھا۔ 10 منٹ میں ان اخبارات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے انہیں واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اپنے چپڑاسی کو بلوا کر اس نے گاڑی تیار کروانے کے لیے کہا۔ اسے اب کچہری جانا تھا۔ اپنے آفس سے نکل کر وہ باہر جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینے لگا۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس دن بھی بہت سی چیزوں کی طرف اپنے عملے کی توجہ مبذول کروانی پڑی۔ کچھ کے یونیفارم کی حالت اتنی خستہ تھی جتنی ہمیشہ ہوتی تھی۔ 10 منٹ میں اس نے اپنا راؤنڈ مکمل کیا اور باہر کمپاؤنڈ میں نکل آیا۔ اس کے گارڈ بھی سوار ہونے کے بعد ایک بار پھر گارڈز اور ڈرائیور نے اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ اس کے آفس سے کچہری تک کا فاصلہ 15 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ 10:35 AM کچہری میں موجود اپنے آفس میں پہنچ کر اس نے وہاں موجود کاموں کو نپٹانا شروع کر دیا۔ ملاقاتیوں کی ایک لمبی لائن تھی جسے وہاں بک کرنا تھا اور ہر ایک کا مسئلہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ پولیس سروس میں آ کر اس کی پنجابی میں جتنی روانی آئی تھی وہ پہلے کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ فارن سروس کا جہاں اور تھا، پولیس سروس کی دنیا اور دنیا تھی۔ مقامی زبان سے ناواقفیت بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی بعض دفعہ بری طرح ڈبویا کرتی تھی۔ عمر نے پولیس سروس میں آنے کے بعد بہت جلدی اس زبان کا اس طرح کا استعمال سیکھ لیا تھا جس طرح کے استعمال کی ضرورت باقی کی فصاحت و بلاغت اس کے ماتحت عملے نے اسے سکھا دی تھی۔ وہاں اس سے ملنے میں زیادہ تعداد دیہاتیوں یا عام شہریوں کی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے کے اوقات میں ہمیشہ بڑی تیزی سے مستعدی سے ملاقاتوں کو بھگتایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ جب وہاں سے اٹھتا، آفس کے بعد کوریڈور میں موجود ملاقاتیوں کی تعداد اتنی ہی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ اسی پھرتی اور مستعدی سے درخواستوں پر احکامات جاری کر رہا تھا۔ 12:40 PM اس کے موبائل کی بیپ بج رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ملاقاتی سے بات کرتے کرتے اس نے میز پر پڑا ہوا موبائل ہاتھ میں لے کر کالر کا نمبر دیکھا۔ وہ جنید تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو جنید، کیسے ہو؟ اس نے جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فائن، دوسری طرف سے جنید نے مختصر جواب دیا۔ عمر کو حیرت ہو رہی تھی۔ جنید عام طور پر دن کے اوقات میں اسے آفس میں فون نہیں کرتا تھا اور وہ بھی کام کے دوران۔ وہ رات کو اسے فون کیا کرتا تھا یا پھر شام کو۔ اس وقت کیسے کال کر لیا تم نے؟ عمر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم لاہور کب آ رہے ہو؟ جنید نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ بس 2-3 دن میں۔ کیوں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ عمر کو اچانک تشویش ہوئی۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، دوسری طرف سے اس نے کہا۔ پھر تم رات کو مجھے کال کر لو یا پھر میں تمہیں کال کر لیتا ہوں۔ نہیں، میں فون پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر جنید کے انداز نے اسے کچھ چونکایا تھا۔ پھر آمنے سامنے بیٹھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ ہاں، خیر ہی ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بہت ساری چیزیں، جب تم لاہور پہنچو گے تب ہی بتاؤں گا۔ اتنا پر اصرار رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف بات کرو یار۔ تم لاہور پہنچ جاؤ پھر کافی صاف صاف بات ہوگی۔ عمر ایک لہجے کے لیے خاموش رہا۔ علیزہ ٹھیک ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا جاننے کی کوشش کی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک چل رہی ہیں۔ عمر کو کچھ اطمینان ہوا۔ کم از کم اس پر علیزہ اور اس کے درمیان کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کوئی اور معاملہ ہو۔ میں 2-3 دن تک فارغ ہو کر لاہور آ جاؤں گا، پھر اطمینان سے تم سے بات چیت ہوگی۔ عمر نے اس سے کہا۔ میں صرف تمہاری واپسی کے بارے میں ہی جاننا چاہتا تھا۔ اچھا، پھر میں کروں گا تمہیں رات کو کال۔ کچھ گپ شپ رہے گی، ابھی آفس میں ہوں۔ عمر نے خداحافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔